हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। 2026 में आई एक ऐसी कहानी जिसमें दिखाए गए जज्बे को देखकर आप भी सलाम ठोकेंगे। तो एक सच्ची घटना पर आधारित आज का किस्सा है। बात शुरू होती है 15 अगस्त 1251 से, जब चंगेज खान का पूरा साउथ एशिया में दबदबा था। हर कोई उसकी सेना को देखकर खुद ब खुद अपने हथियार डाल देता था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। तो मंगोल की सेना अब अगले आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अब जापान के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में करके उस पर ही मंगोलियन सेना का परचम लहराना था। लेकिन बीच में खड़े थे समुराई, जिनकी तादाद बेहद ही कम थी, क्योंकि इससे पहले वो कई बार चंगेज खान के हमलों से मार खा चुके हैं। लेकिन जितने भी बचे थे उन्होंने अभी लड़ना नहीं छोड़ा। वो जितने भी थे उन सभी को ये पूरा मालूम था कि जिस सफर पर वो अभी निकले हैं उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो उनकी मौत की कहानी उन मंगोलों की तलवार से ही लिखी जाएगी, पर उससे पहले वो उससे ज्यादा कुछ नुकसान देना चाहते हैं ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर समुराई किसे कहते हैं। वो भी अपनी पूरी जिंदगी भर इस सोच में डूबे रहे कि कैसे कुछ की सेना ने इतनी बड़ी सेना को चोट पहुंचा दी। तो अब लड़ाई शुरू हुई। ये सभी लोग उनकी सेना के जहाजों के चुपके से घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके अपने मंसूबों में सफल होने लगते हैं। पर वो कहते हैं ना कि बहादुरों का साथ तो ऊपर वाला भी देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे सामने वाले दुश्मनों का जहाज पे ये जाते जा रहे थे, वैसे वैसे समुराई लहरें उन्हें थपेड़े मार रही थी। शुरुआत में तो इन्हें लगा कि ये कोई मामूली तूफान होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद एक एक करके मंगोल्स की पूरी फौज डूबने लगी और जो बच जा रहे थे उन्हें ये लोग खत्म कर दे रहे थे। हर कोई मारा जा चुका था। सिर्फ एक जहाज था जो अपने डूबने की कगार पर था, और उसी में एक समुराई जिंदा रह गया जो अब हमारी इस कहानी का अगुवाई करेगा। नाम है रिको, जिसको जब सुबह हुई तो वो तट सोया पड़ा मिला। ये कोई टापू जैसा नजर आ रहा है। जब उसकी आंखें खुली, उसके जिस्म में मानो खून की नदियां बह रही हो। एक पैर में एक बड़ी सी लकड़ी घुस चुकी थी जो कि बेइंतहा उसे दर्द दे रही है, यहाँ तक कि वो खिसक भी नहीं पा रहा है। एक बारी तो उसे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। फिर वो भी हिम्मत करके आगे खिसका थोड़ा सा, जहां उसे एक रस्सी का सहारा मिला। इसकी मदद से वो उस खारे पानी से दूर हो गया, पर वो रस्सी अभी उसके अंदर ही थी जो बहुत ही बुरी तरह से उसे दर्द दे रही है। थोड़ी और हिम्मत करके वो अपनी टूटी तलवार लेने गया, लेकिन तभी वहां उसे एक बच्चा सोया हुआ मिला जो पहले तो उसे मरा हुआ लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसे पता चला कि वो जिंदा है और इसको उसे आवाज लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बिना कुछ सुनाए वहां से चला गया। खैर, पहले उसे अपने इस दर्द के इलाज के लिए कुछ ढूंढना होगा, इसीलिए उसने उस टूटी तलवार की मदद से उस जानलेवा लकड़ी को बाहर खींच कर निकाला। फिर उस जख्म पर उसने एक कपड़ा बांधकर और हिम्मत करके खड़ा हो गया। अब कहाँ जाए वो यहाँ इस अनजान टापू पर। दूर दूर तक जहां तक उसकी नजरें जा रही हैं सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है, उसके अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। ढलते हुए सूरज को देखकर वो मन ही मन यही सोच रहा है, इसी सूरज की तरह उन सभी का भी अस्तित्व डूब गया। पता नहीं अब किस समुराई की ऐसी लड़ाई होगी जो सामने वाले को मात दे दे। उदास मन के साथ वो घूमता रहा। फिर जब अंधेरा हो गया तो वही उसी टापू पर बनी एक गुफा में जाकर सो गया। उस दौरान भी उसे वो बच्चा दिखा भागते हुए, यहाँ तक कि एक औरत भी दिखी। रिको को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, पर मैं आपको समझा दूं, असल में उसका परिवार है ये, जिससे अब वो बिछड़ चुका है। उसका थका हुआ दिमाग ये सब कुछ उसे दिखा रहा है, जिनसे अब वो कभी मिल पाएगा या फिर नहीं उसे खुद भी पता नहीं है। इसीलिए वो उसे हर बार दिखाई दे रहे हैं। इस कश्मकश में वो पूरी रात वहीं गुजार देता है। सुबह हुई तो वो अभी भी उसी टापू पर था। उसके सर का वो मर्ज अभी उसके साथ है, अभी जिसके कारण उसे कुछ ही दूरी पर अपनी पत्नी की लाश गिरी पड़ी मिली। बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी तरफ भागा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी पत्नी जिंदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत में वहां पर कुछ मलबा पड़ा था जिन्हें वो खुद की बीवी समझने लगा है। इस बीमारी से वो इतना ज्यादा पीड़ित हो चुका है, उसे अब खुद पे ही दया आने लगी है। लेकिन अब और नहीं, बस यहीं तक था जो भी था। रिको ने मन बना लिया है कि अब वो इससे आगे और नहीं बढ़ना चाहता। वो जिंदा नहीं रहना चाहता। खुद को खत्म करने के लिए उसने अपनी तलवार को इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन तभी उसे सामने वो चीज दिखी जो उसकी मौत की उम्मीद को जिंदगी में बदल देती है। सामने एक विशाल पर्वत जो उसे माउंट फिजू की याद दिलाता है। वो पहाड़ जो बरसों से अपनी ताकत, अपनी ऊंचाई का प्रतीक बना हुआ है। समुराई उसे अपनी ईश्वर का घर मानते हैं, इसीलिए उनके लिए वो बहुत खास है।
आज वही पर्वत उसकी जिंदगी को जीने की एक वजह बनाया जा रहा है। रिकू अब खड़ा हो गया और अपने साथ कुछ लकड़ियों को भी उठा लिया जो आगे चलकर उसकी साथी बनने वाली है। उसके पास अब एक मकसद था, जैसे भी करके उस पर्वत पर चढ़ना ताकि खुद के अंदर बह रहे उस समुराय के गर्म खून को आजमा सके। ऐसा करने के लिए उसने उन्हीं चुनी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन समय अभी बहुत लंबा है, कठिन भी है, इसीलिए उसे बीच में खुद को मजबूत भी करना होगा। ऐसे घायल होकर वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। बीच में उसने एक झरना देखा जिसके मीठे पानी में उसने खुद के घाव को साफ किया। उसमें दोबारा से मरहम पट्टी की, फिर खुद की समुराई तलवार से उन लकड़ियों को छील कर साफ किया, जैसे मानो वो उसे एक उम्मीद दे रही हूं कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। रात हुई, उसने वहीं एक मछलियां पकड़ी और उन्हें पका के खाया। फिर सुबह का इंतजार में सो गया। उस रात दोबारा से उसे उसकी बीवी का वो खूबसूरत ख्वाब आया जिसमें वो उसे सीख दे रही है कि अभी सफर बहुत लंबा है। उसे खुद के लिए नहीं बल्कि समुराय लोगों के लिए खड़े रहना होगा। दिखाना होगा कि उस पर्वत को कि तू चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, एक समुराय तुझे अपने कदमों से नाप लेगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा उसमें ताकत के सैलाब उभरने लगा। वो दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत और कठोर होने लगा। जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका सामना एक सांप से होता है। अब उसकी जगह कोई और होता तो उसके पास तलवार भी तो थी, तो वो सबसे पहले उस सांप को मार कर खत्म करता। लेकिन रिको को मालूम था कि डर उसी को लगता है जो मौत से डरता है। वो तो बेखौफ है और इस चीज को वो सांप भी भांप गया था कि उसके सामने बैठा शिकार नहीं बल्कि खुद शिकारी है। इसीलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। 4 दिन की लंबी चढ़ाई के बाद वो अंततः उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गया जो कि उसका मकसद था। कुछ दूर पहले तक वहां उसने एक जापानी रीति रिवाजों का उस दरवाजा बनाया जिसे उसके समाज में लोग जन्नत का दरवाजा कहते हैं। जब वो बनकर तैयार हो गया वो उसके सामने बैठ गया और सोचने लगा ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है जिसे वो कुछ दिन पहले खत्म करने वाला था। उसके अंदर अब मोहब्बत का वो बीज उग गया है जिसे पेड़ को वो पूरी उम्र भर सींचना चाहता है। उसने अपने बाल की मदद से एक ब्रश भी बनाया जिसे वो पूरे रास्ते कुछ न कुछ लिखते हुए आता रहता है, जिससे उस समय के लोग अकई कहते हैं, यानी कि वो लिखाई जिसे पढ़ने के बाद हारे हुए आदमी के अंदर जोश का उबाल आ जाए। सब कुछ सही था, तभी जंगल के बीच से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। अगले ही पल वो बेहोशी की हालत में चला गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया, उसे कुछ नहीं पता। पर जब उसकी आंखें खुली उसने एक नाव में खुद को पाया जिसे दोनों तरफ कुछ लोग बैठे थे जिन पे पोशाक से साफ पता चल रहा है कि वो यहाँ रहने वाले कबीले के लोग। रिकू को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि यहाँ भी कोई रहता होगा, लेकिन उन लोगों की बातों को सुनकर वो समझ गया इनकी भाषा एकदम अलग थी, रहन सहन अलग था। वो शायद उसे अब मार कर खाने वाले हैं। इसीलिए वो उसे उस आइलैंड से दूर एक अनजान जगह पर लेकर आ गए जो किसी तरह की एक गुफा थी। वहां रिकू को आग के पास बैठाया गया। फिर उसके सामने आया एक शख्स जो उसकी आंखों में देखकर ये बोला कि स्वागत है तुम्हारा हमारे इस दुनिया में, तुम ना ही पहले हो और ना ही आखिरी हो। ये सुन रिकू अपने आसपास पड़े लोगों को देखता है तो ये समझ में आया कि वो शख्स की बातें सही थी एकदम। दरअसल वहां पहले से कैदियों को कैद करके रखा गया था जो किसी वजह से यहाँ पर आकर फंस चुके थे और अब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए। इन लोगों को मारा नहीं जाता बल्कि इन्हें जितने भी दिन हो सके जिंदा रहने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए ताकि समय आने पर इन्हें खाया जा सके। रिकू ने देखा कि वहां एक आदमी है जिसका एक पैर गायब है, वो उसी दर्द में तड़प रहा है। तो दूसरा शख्स है जो कि अभी उम्र में बहुत छोटा है, वो बहुत मुश्किल से खुद को होश में रखे हुए। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है बीते दिन उसके लिए कितने भयानक होंगे। इतने में वहां एक पंडित आया जो इस कबीले का मुखिया था, सबसे करीबी था। उसने रिकू को खाने का फल दिया पर यह किसी दया में नहीं बल्कि उसकी मौत को थोड़ी देर आने का न्योता था। अगर वो जल्दी मर गया तो उनका इसमें कोई फायदा नहीं होगा। उस पंडित ने रिकू के पैर पर जख्म को भी ठीक कर दिया। कहा कि तुम काफी ताजे लग रहे हो, आज तो हमारी चांदी हो गई है। रिकू उसकी आंखों में बिना पल के झपकाए देखे जा रहा है, लेकिन मन ही मन उसे एहसास हो चुका है कि जिस जगह पर वो अभी है वो सच में किसी जहन्नुम से कम नहीं है। सभी को वो फल खिलाया गया और फिर जिस कैदी का सिर्फ एक पैर था उसके दूसरे पैर को भी काट लिया गया, वो भी जिंदा हालत में। जिसके बाद उस कटे पैर को सभी में बांट दिया गया जो पाकर सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज वो भूखे पेट नहीं सोएंगे। ये सब कुछ रिको की आंखों के सामने हो रहा था जो देखकर वो दहल गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो रहा है वहां पर, बल्कि अभी कुछ तो और भी भयानक और डरावनी चीजें होना बाकी है। जिस कैदी को उन्होंने पैर काटे थे वो दर्द के मारे मर चुका है, इसीलिए अब उसके शरीर पर तेल लगाया जा रहा है। फिर एक खास किस्म का रिचुअल को परफॉर्म किया गया जो इस कबीले की पहचान है। जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने उस दूसरे कम उम्र वाले कैदी की जीभ को भी काट लिया और जबरदस्ती रिको को खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला और चीज का गुस्सा उन्होंने उस कैदी पर निकाला अपनी हैवानियत दिखाकर। उसकी चीखें रिको के कानों में तीर की तरह चुभ रही है पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में उन्होंने उसे बड़ी
बेरहमी से मार डाला, फिर उसके हाथ पैर को काट कर अपने साथ ले गए। जाते हुए जब तक उसके अंदर थोड़ी मोटी सांसें बची थी तब तक वो सिर्फ रीको को ही देखे जा रहा था, जैसे मानो वो ये कहना चाह रहा हो अब बस वही एक उम्मीद की लौ बची है जो कि हैवानियत को रोक सकती है। कुछ ही देर में वो पंडित फिर आया। उसने उसे कैदियों का खून पीने को कहा जो रीकू ने पी लिया, क्योंकि उसके दिमाग में अब नया खेल शुरू हो चुका है। एक नई जंग ने अब जन्म ले लिया है जिसके अंत की तैयारी वो अभी से करने लगा है। पूरी रात वो वहीं बैठकर कुछ न कुछ इकाई लिखता रहता है ताकि किसी भी तरह खुद को शांत रख सके। अब उस दौरान उसे अपने दोनों बच्चे दिखाई देते हैं जो उसे कह रहे थे, पिताजी समय आ चुका है वो करने का जिसके लिए समुराय को इतना बड़ा किया जाता है। मासूमों पर अत्याचार रोकने के लिए उन्हें ये शक्तियां प्रदान की जाती है। जब कुछ समय बीत गया उसके पास दो लड़के आए जो इस कबीले में किसी के बच्चे थे। उन्होंने जब रीको को देखा तो हंसते हुए कहने लगे, देखो ये कितना मासूम है, चलो अपने कपड़े उतारो, हमें खेलना है तुम्हारे साथ। रीको एक तेजी की हंसी हंसा और कहा कि अब खेलने की बारी मेरी है। इतना कहते उसने उन दोनों को ढेर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने वो मौत दी जो अभी तक वो औरों को देते हुए आ रहे थे, वो भी उन्हीं के हथियार से। एक के सर को उसने धड़ से अलग किया और दूसरे के पास उसके सर को फेंक कर कहा कि जो जूते उसने पहने हैं वो मेरे हैं। वो बेचारे तो मौत के खौफ से ही अपने दम को तोड़ देते हैं। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि उसके बड़ों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दोनों को खत्म करने के बाद अब रीको उस गुफा से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है। इस दौरान उसका सामना ऐसी चीजों से हुआ जो अभी तक ना ही उसने देखी और ना ही कभी सुनी थी। पहली चीज थी चित्रकारी, यानी कि वॉल पेंटिंग। अभी तक वो लोग सिर्फ इकाई के जरिए ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे, लेकिन अब ये नई चीज देखकर वो भी हैरान था। जिसके बाद जब वो थोड़ा और आगे गया तो वहां वो दिखा जो उसकी सोच से परे था। लाखों सरों के कंकाल पड़े थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जिस्म से इन हैवानों का पेट भरा था। ये सब देखने के बाद वो रीको के अंदर और ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया। वहीं बाहर अब उस कैदी के अंदर कुछ जान बची थी, लेकिन वो लोग उसे अब सभी में बांटने वाले थे। इससे पहले कि वहां पर रीको पहुंच गया, उसकी नजरें उस कैदी पर पड़ी जो अभी भी उसे देख रहा है। देखते ही देखते उन लोगों ने उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल लिया और सभी में बांट दिया। वेल अब बारी थी रीको की, इसीलिए वो लोग अंदर गए, लेकिन वहां उन्हें अपने दोनों लड़कों के कटे हुए सर दिखे। सरदार समझ गया कि जंग का समय आ चुका है। वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना एक समुराय से हुआ है जो चंगेज खान की सेना को मात देकर आया। उजाला हुआ तो यह हैवान किनारे पर आए जहां पहले से रीको ने उनके लिए एक संदेश छोड़ दिया था। जमीन पे लिखा था, अंदर आओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जंगल में वो घात लगाए बैठा और ये भी अब उसी तरह जाने लगे। समय के साथ जितने भी आदमखोर थे सब इधर उधर होने लगे उसे ढूंढने के लिए, और इसी का फायदा रीको उठाने के लिए तैयार था। जंगलों में चारों तरफ से आ रही बंदरों की चीखों ने उस कबीले वालों को पैरों के धुन को सुनने में परेशानी दे रही थी। इस चीज का फायदा रीको ने उठा लिया और उसी खामोशी में अपना पहला शिकार किया और फिर छुप गया उन्हीं घनी झाड़ियों में किसी गिरगिट की तरह। आगे चलकर इन लोगों का सामना बड़ी बड़ी झाड़ियों से हुआ जो इतनी बड़ी थी उसमें इंसान भी छुप जाए, जिसका फायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की और उसी में छुप गए। पर रीको जानता था कि ऐसा वो जरूर करेंगे, इसीलिए वो पहले से तैयार था। ऊंचे पेड़ पर धार लगाए बैठा रीको तीर कमान से दो दुश्मनों को मार गिराता है। ये वार इतना सटीक था कि छुपा हुआ दुश्मन भी डर के मारे भागने लगता है, पर ज्यादा दूर वो भाग नहीं पाया। जिन झाड़ियों में वो छुपे थे वो अजगर सांपों का आशियाना था जो समय रहते हरकत में आ जाते हैं और अपने शिकार का शिकार कर लेते हैं। ऐसे ही करके कुछ और भी मारे गए, लेकिन असली चाल तो अभी बाकी थी रीको की, जिसका सामना सबसे पहले उस शख्स का हुआ जिसने सबसे पहले रीको की आंखों में देख पहचान लिया था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो था पंडित, जो जंगल में खड़े हुए साये को देख रहा है जो हिल भी नहीं रहा है। आसपास धुएं का उबार था जिसे अगर कोई गया तो वापस दिखना मुश्किल था। पंडित समझ गया कि ये एक चाल है, परंतु तब तक देर हो चुकी है क्योंकि रीको अपनी चाल चल चुका था। उसने उसी धुएं के अंधेरे में खुद को इस तरह से छुपा लिया कि सामने वाला महसूस तो कर पा रहा था कि उसे लेकिन देख ना सका। धीरे धीरे करके पंडित को समझ में आने लगा इन जंगलों में उसे खत्म करना असंभव है। इसीलिए वो सरदार के पास गया और कहा कि उसे खुले में लेकर आओ, पर सरदार मानो राजी नहीं था। पंडित ने उसे वो कहा जिसकी उम्मीद खुद उसे भी नहीं थी। उसका कहना है कि उन्होंने जिसे पकड़ लिया उसे हम नहीं बल्कि वो खाने वालों में से है। डीमन है वो, और वो डीमन को जंगल में नहीं बल्कि खुले मैदान में हराया जाता है। तो सरदार को अब यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इस बीच हमने कई ऐसी जगहों को देखा जहां पर रीको ने अपनी इकाई को लिखा था, जिसे पढ़कर ये लोग भी समझ गए कि वो एक समुराई है। जापान का वो योद्धा जिनसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, लेकिन अब तो उन्होंने लड़ाई मोड़ ली है और खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। सब खुले मैदान में गए इस उम्मीद में कि वो यहाँ मौत से बच जाएंगे, परंतु मौत उनके सामने काले लिबास में खड़ी थी। रीको वहीं उनका इंतजार कर रहा था, जो देख सरदार अपनी सेना को उसकी तरफ भेजता है। जो देख रीको ने पहले तो थोड़ा सा मौन लिया, फिर जब उसने तलवारबाजी शुरू की कुछ ही पल में आधी सेना की लाशें बिछ गई। जो देखकर सरदार तो दंग रह गया, ये कैसे हो गया। उसने अपने कुछ खास लोगों को भेजा
भेजा जो बेहद फुर्तीले थे, जिनके चंगुल में एक बारी तो रीकू भी आ गया, लेकिन उसने खुद को उनसे आजाद कर लिया। फिर क्या था, और फिर आया पंडित जो टक्कर का था। उसकी फुर्ती से रीकू भी दंग रह गया। कई बार तो उसने बड़े गहरे जख्म दिए उसे। वो भी पीछे नहीं था। उसने कुछ ही पलों में उसके हर पैतरे को भाप लिया और समझ गया कि वो अपने उस लकड़ी के भाले को खुद की ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो पहले तो उसने उसे तोड़ना होगा, और ऐसा करके उसने सही मौका चुना और उसने उस भाले को तोड़ दिया। जैसे ही वो टूटा, उसने उसका खेल खत्म कर दिया। अब पूरी सेना को उस खरे पानी में बहता देख सरदार समझ चुका है कि अब या तो आर होगा या तो पार होगा। वो भागते हुए उसके पास गया और लड़ने लगा, और सबसे पहला पैतरा जो उसने खेला वो काबिले तारीफ था। सामने वाले की आंखों में धूल झोंक दी, जिससे उसे कम दिखाई देने लगा, और इसी का फायदा उठाकर उसने रीकू के पैर को जख्मी कर दिया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए जमीन पर गिरा। सरदार को अब अपनी जीत दिखाई देने लगी है, लेकिन रीकू अपनी पत्नी जो बड़ी सुकून से नाच रही थी, उसके उस नाच में एक संदेश जैसा मानो वो ये कह रही हो उसे अभी उसके पीछे आना है, लड़ना है उसे। ये चीज रीकू को जीने की उम्मीद देती है, और वो खड़ा हुआ, अपने कुछ नए पैतरों को आजमाया। सबसे पहले उसने उसके दोनों पैरों पर वार किया, जिससे वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी उसने उसके सर को आर पार अपनी तलवार कर दी और खेल खत्म। एक ही दिन में इस पूरे कबीले का वंश खत्म कर दिया उसने, और रीकू ना ही जीता ना ही हारा, वो बस वहीं खड़ा रहा। उसने इन चंद घंटों में वो महसूस किया जो वो सदियों से नहीं कर पा रहा था। जिंदगी की कीमत उसे पता चली जिससे खत्म करने चला था वो। उस कैदी की आंखों में उसने वो तड़प देखी जिससे वो न जाने कितने बरसों से झेल रहा था। यही चीज उसे यहाँ तक पहुंचा देती है। लेकिन अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, बल्कि एक नई जिंदगी को जिएगा इस टापू पे, जब तक कोई आ नहीं जाता उसे बचाने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कमाल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।